नमस्कार, बीटीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। बीटीवी न्यूज की हेडलाइन के प्रायोजक हैं जायसवाल हीरो। जायसवाल हीरो आपके अपने शहर बालाघाट में हीरो कंपनी की बाइक एवं मोपेड गाड़ियों का भव्य शोरूम। जायसवाल हीरो बाइक की श्रृंखला में हीरो कंपनी की एक और नई शुरुआत, हीरो एक्सट्रीम 160R। जी हाँ, हम लेकर आए हैं हीरो एक्सट्रीम 160R, स्पोर्टी और मस्कुलर स्ट्रीट फाइटर मोटरसाइकिल। इसमें प्रोग्राम्ड F2 160cc इंजन और 14 सेंसर्स के साथ एक्सेंस टेक्नोलॉजी, ज्यादा माइलेज और कम मेंटेनेंस, इजी फील्ड स्टार्ट और इंजन की लंबी लाइफ। एक्सट्रीम 160R में आपको फुल LED पैकेज का लेटेस्ट फीचर मिलेगा, 7 स्टेप एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन और चौड़ा रेडियल रियर टायर। इसमें आपको 2 वेरिएंट मिलेंगे, सिंगल डिस्क, डबल डिस्क, 5 साल इंजन की वारंटी और 5 सर्विसिंग फ्री। तो अब सोच क्या रहे हैं, फौरन चले आइए जायसवाल हीरो। हमारा पता है जायसवाल हीरो, अंबेडकर चौक, डिग्री कॉलेज रोड, बालाघाट। मोबाइल नंबर 9425822335, 7290035447। दशहरा चल समारोह पर कोरोना का संकट, 56 वर्ष से हो रही अनोखी परंपरा का निर्वहन, आस्था का प्रतीक है महाराज का स्वरूप। विख्यात है बालाघाट का विजयदशमी पर्व, चल समारोह पर शासन की पाबंदी। नगर में बढ़ रहा कोरोना का कहर, शहर में एक साथ मिले 10 कोरोना पॉजिटिव, जिले में मिले कोरोना के 34 मरीज। अब तक 771 पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या। दुष्कर्म पीड़िता युवती ने किया चूहा मार दवा का सेवन, उपचार के दौरान अस्पताल में हुई युवती की मौत। आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, न्यायालय में पेश कर भेजा न्यायिक रिमांड पर जेल। और अब समाचार विस्तार से। देश के चुनिंदा दशहरों में शुमार बालाघाट का दशहरा पर्व, जिसे पंजाबी समाज के बंधुओं ने 56 वर्ष पूर्व भक्तिभाव के साथ हरियाणा के पानीपत सोनीपत की तर्ज पर प्रारंभ किया था। विजयदशमी पर्व के चल समारोह का प्रमुख आकर्षण हनुमत भक्ति में लीन वीर हनुमान का स्वरूप होता है, जो प्रभु श्री राम का आशीर्वाद प्राप्त कर अपने शीश पर मुकुट लेकर चलते हैं एवं जय वीर महावीर के जय घोष से नगरी प्रभु भक्ति में लीन हो जाती है। 1964 से प्रारंभ हुआ यह चल समारोह धार्मिक आस्था का प्रतीक बन गया और तब से चली आ रही यह परंपरा कभी नहीं टूटी है। वर्तमान परिस्थिति में कोरोना संक्रमण काल है और इस संक्रमण काल में 56 वर्षों की दशहरा चल समारोह की परंपरा पर भी संकट बना हुआ है। असत्य पर सत्य की विजय का पर्व विजयदशमी देश के अनेक हिस्सों में भक्तिभाव के साथ धूमधाम पूर्वक मनाया जाता है। देश के अनेक ऐसे स्थान हैं जहां का दशहरा काफी प्रचलित है, जिसमें मैसूर, दिल्ली, जगदलपुर, जबलपुर, पानीपत, सोनीपत शामिल हैं। और हरियाणा के पानीपत सोनीपत की तर्ज पर ही बालाघाट का विख्यात दशहरा बीते 56 वर्षों से मनाया जा रहा है। वर्ष 2020 में इस परंपरा को निभाते हुए 57वां वर्ष होगा। अब तक धार्मिक आस्था का केंद्र बिंदु रही इस परंपरा में प्रमुख आकर्षण हनुमान महाराज का स्वरूप, श्री राम लक्ष्मण की झांकियां एवं उत्कृष्ट विद्यालय मैदान में भारी जन समुदाय के बीच दशानन का दहन यह होता आ रहा है। अनुविभागीय अधिकारी बालाघाट राजस्व केसी बोगचे से राज्य शासन द्वारा जारी की गई गाइडलाइन के संबंध में पूछने पर उन्होंने बताया कि शासन ने उत्सव मनाने की कोई पाबंदी नहीं रखी है। इसमें शर्त यह है कि जहां कहीं ऐसे उत्सव होते हैं तो वहां भीड़ नहीं होनी चाहिए। बालाघाट के विख्यात दशहरा चल समारोह परंपरा को लेकर उन्होंने कहा कि शासन ने चल समारोह निकालने की अनुमति नहीं दी है और यह संभव नहीं है। सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए सभी जरूरी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिनका पालन कराया जाए। महावीर सेवा दल समिति अध्यक्ष आशीष कोछड़ ने कहा कि दशहरा चल समारोह की परंपरा वर्षों पुरानी है और प्रतिवर्ष इसका निर्वहन किया जाता है। वर्तमान परिस्थिति में कोरोना को लेकर प्रशासन के नियम हैं। समिति ने निर्णय लिया है कि प्रशासन के साथ भेंट कर कहा जाएगा कि ऐसा मार्ग निकले जिससे यह परंपरा प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी पूर्ण हो सके। उन्होंने कहा कि समिति का मानना है कि सूक्ष्म रूप से दशहरा चल समारोह मनाने की अनुमति मिलनी चाहिए। हिंदुओं का जो सबसे बड़ा पर्व होता है दशहरा, उसका समय नजदीक आ रहा है।
क्योंकि हमारी जानकारी के अनुसार प्रशासन द्वारा किसी भी चल समारोह को मनाने की अनुमति प्रदान नहीं की, परंतु हमारी समिति ने निर्णय लिया है क्योंकि दशहरा पर्व में हमारे शहर में जो हनुमान जी का चोला धारण करके इतने वर्षों से परंपरा का निर्वहन किया जा रहा है, वो बच्चे द्वारा अभी भी 40 दिन मंदिर में रहना और जो परंपराएं होती हैं उसको निर्वहन कर लिया जाता है। अब क्योंकि हमें प्रशासन के साथ एक बार बैठना है और ये निर्णय लेना है कि महामारी के दौर से बचते हुए सूक्ष्म रूप से, क्योंकि देखिए भाई हमारा ये मानना है कि हिंदुओं का सबसे बड़ा पर्व है, प्रभु श्री राम की पूजा पाठ, ये सब कार्य तो हमको निपटाने ही है। इसके लिए सूक्ष्म रूप से ऐसा कोई रास्ता प्रशासन के साथ हम निकाल सकें कि महामारी से भी बचा जा सके, किसी को कोई हानि भी ना हो और ये परंपरा का निर्वहन भी हो सके। महावीर सेवा दल समिति के सदस्य गुलशन भाटिया ने कहा कि प्रशासन के साथ इस विषय में बैठक की जाएगी और समिति का मत है कि इस बैठक में एक निर्णय लिया जाएगा जो प्रशासन एवं समिति दोनों के सहयोग से होगा और उसी के अनुरूप ही दशहरा चल समारोह की परंपरा पूर्ण की जाएगी। हमारी समिति द्वारा ये भी निर्णय किया गया है कि जैसे ही प्रशासन की अनुमति से जो भी कार्य होगा उनकी बिना अनुमति के करेंगे। तो समिति की बैठक में और समिति की सलाह से जो भी कार्य हो सकता है हम लोग वो करेंगे समाज के हित के लिए, जिसमें महामारी को रोकते हुए और अपने पर्व को भी परंपरा जो चली आ रही है उसको मनाएं। हनुमंत भक्ति में लीन महाराज का स्वरूप निभाने पाठ कर रहे शिवम पिता लवली सचदेवा ने कहा कि जब से महावीर सेवा दल समिति के इस दशहरा चल समारोह को देखा है तब से अंतर्मन से इच्छा रही है कि मैं भी इस स्वरूप को निभाऊं। इस वर्ष मुझे यह अवसर मिला है और मैं प्रतिदिन नए श्री राम मंदिर में प्रभु श्री राम एवं हनुमंत भक्ति का पाठ कर रहा हूँ। वर्तमान में कोरोना संकट को लेकर प्रशासन के जो भी नियम हैं उसमें इस परंपरा को सीमित रूप से मनाने की अनुमति मिलनी चाहिए, क्योंकि वर्षों से यह परंपरा चली आ रही है जिसमें महाराज का स्वरूप निभाने कठिन तप एवं साधना करनी पड़ती है। शुरू किया मैं श्री राम मंदिर नया राम मंदिर ट्रस्ट से और महावीर सेवा दल समिति से बहुत समय से जुड़ा हुआ हूँ। आगामी समय से मैं यहाँ सेवा करते हुए आ रहा था और कुछ पिछले सालों से ही मेरे मन में अंदर से एक अनुभूति हुई कि मुझे भी सेवा करना है महाराज जी के लिए। उसमें मैं नियमित अपनी सेवा देते रहा। फिर पिछले साल जैसे तय हुआ कि आने वाले साल में मेरी सेवा लगेगी वहाँ पे, और मैं 6 जुलाई से यहाँ पे सेवा देना चालू किया था, जिसमें हम लोग रात को यहाँ सोते थे, सुबह दौड़ने जाते थे, दौड़ के आने के बाद पाठ होता था यहाँ सुंदरकांड का, हनुमान चालीसा, राम चालीसा, शिव चालीसा, राम रक्षा सूत्र, राम बाण, ये सब हम लोग पढ़ के मैं अपनी पूजा पूरी करता था दिन में 2 बार। फिर उसके बाद अभी जो है तारीख 15 से मेरा चालीसा चालू हुआ है, जिसमें मैं मंदिर में ही रह रहा हूँ, मंदिर में ही रह के पूजा पाठ करता हूँ दोनों टाइम, सुबह शाम घूमने जाता हूँ। फिर उसके बाद शाम की आरती होती है यहाँ पे। फिर नवरात्रि के पहले दिन महाराज जी का स्वरूप जो है वो बाहर आता है और उसकी पूजा चालू होती है। जिले में कोरोना संक्रमण का मामला तेजी से बढ़ते जा रहा है। सितंबर माह में ही 3 सैकड़ा से अधिक मरीज मिले हैं, जिससे लोगों में अब कोरोना के प्रति भय भी बनने लगा है। जिले में 19 सितंबर की देर रात में प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार 34 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कोविड अस्पताल में भर्ती कोरोना पॉजिटिव मरीजों में से 13 मरीजों के ठीक हो जाने पर उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। इस तरह जिले में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 270 हो गई है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडेय से प्राप्त जानकारी के अनुसार 19 सितंबर को कोरोना पॉजिटिव पाए गए 34 मरीजों में से 10 मरीज बालाघाट नगरीय क्षेत्र के शामिल हैं। इनमें वार्ड नंबर 32 का 43 वर्षीय पुरुष, विवेकानंद कॉलोनी का 55 वर्षीय पुरुष, वार्ड नंबर 23 की 35 वर्षीय महिला और 34 वर्षीय पुरुष और वार्ड नंबर 22 मार्डीकर गली के एक ही परिवार के 6 सदस्य शामिल हैं। इसके अलावा कोरोना पॉजिटिव आए मरीजों में वार्ड नंबर 11 बैहर का 29 वर्षीय पुरुष, किरनापुर तहसील के ग्राम कनेरी का 45 वर्षीय पुरुष, कोबरा बटालियन बड़गांव के 2 जवान, सारद पटेल टोला के 40 वर्षीय और 36 वर्षीय 2 पुरुष, ग्राम बम्हन गांव का 31 वर्षीय पुरुष, हॉस्पिटल कॉलोनी कटंगी वार्ड नंबर 4 का 33 वर्षीय पुरुष, ग्राम गर्रा गोसाई का 22 वर्षीय युवक, सेलवा का 53 वर्षीय पुरुष, सीताखोह का 22 वर्षीय युवक,
बिछुआ का 27 वर्षीय युवक, वारासिवनी का 65, परसवाड़ा का 29 वर्षीय युवक, कटंगा का 40 वर्षीय पुरुष, उकवा के डॉक्टर दंपत्ति और एक 12 वर्षीय बालिका, लांजी तहसील के ग्राम सुलसुली का 57 वर्षीय पुरुष, नीमटोला लांजी का 25 वर्षीय युवक, भुरसा डोंगरी का 41 वर्षीय पुरुष, बिरसा का 35 वर्षीय पुरुष, लालबर्रा तहसील के ग्राम बहिया टिकुर का 33 वर्षीय पुरुष और ग्राम खामघाट की 46 वर्षीय महिला शामिल है। डॉक्टर पांडेय ने बताया कि शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार 13 मरीजों के ठीक हो जाने पर उन्हें 19 सितंबर को डिस्चार्ज कर दिया गया है। इस तरह बालाघाट जिले में अब तक कुल 721 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। इनमें से 270 मरीजों का उपचार किया जा रहा है। 441 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। 3 मरीजों की मृत्यु हो चुकी है और 7 मरीजों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा रेफर किया गया है। वारासिवनी थाना अंतर्गत ग्राम बुदबुदा के धानीटोला निवासी एक 20 वर्षीय दुष्कर्म पीड़िता युवती ने चूहेमार दवा का सेवन कर लिया। युवती का उपचार के दौरान बीती रात जिला अस्पताल में मौत हो गई। अस्पताल चौकी पुलिस ने युवती के शव का पंचनामा व पोस्टमार्टम कार्यवाही कर शून्य पर मर्ग कायम किया और मर्ग डायरी जांच के लिए वारासिवनी थाने को भेजी है। इस मामले में पुलिस ने आरोपी निक्कू बरले निवासी ग्राम अतरी थाना क्षेत्र लालबर्रा को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार निक्कू ने युवती से शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया और युवती के द्वारा शादी करने बोलने पर मना कर दिया, जिससे परेशान होकर पीड़िता ने गत 17 सितंबर को चूहेमार दवा खा ली थी, जिसके बाद युवती की हालत बिगड़ने पर परिजनों द्वारा इलाज के लिए वारासिवनी सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां युवती की हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया था, जहां उसका उपचार चल रहा था। 19 सितंबर को जिला अस्पताल से प्राप्त तहरीर की जांच करने पहुंची वारासिवनी पुलिस की उप निरीक्षक सोनाली ढोक ने पीड़िता के बयान दर्ज किए थे, जिस पर वारासिवनी पुलिस द्वारा आरोपी निक्कू के खिलाफ धारा 376 द के तहत अपराध दर्ज किया गया था। वहीं रविवार की रात पीड़िता की जिला अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। एसआई सोनाली ढोक ने बताया कि पीड़िता की रिपोर्ट के अनुसार आरोपी निक्कू ने शादी का झांसा देकर उसके साथ 2 बार दुष्कर्म किया है। उसके बाद आरोपी ने उससे शादी नहीं की, जिससे युवती ने चूहेमार दवा का सेवन कर लिया, जिसकी उपचार के दौरान जिला अस्पताल में मौत हो गई। आरोपी के खिलाफ धारा 376(2) भारतीय दंड विधान के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। जिसमें एक 20 वर्षीय युवती है जिनने जहर खा के चूहेमार दवा खा के सुसाइड की। हमने उसकी पूछताछ की, मरणासन कथन भी कराया, जिसमें उसने बताई कि अतरी का रहने वाला निक्कू बरले, निकलेश बरले जिसका पूरा नाम है, उनने शादी का झांसा दिया, उसके साथ गलत संबंध बनाया, जिससे वो टेंशन में आकर सुसाइड कर ली। मैडम, आरोपी को कब और कहाँ से गिरफ्तार किया गया है? आरोपी को उसी के घर से अतरी से गिरफ्तार किया। मैडम, पीड़ित मध्य प्रदेश शासन द्वारा गरीब कल्याण सप्ताह के अंतर्गत आज 20 सितंबर को मध्य प्रदेश शासन के राज्य मंत्री आयुष, स्वतंत्र प्रभार एवं जल संसाधन विभाग रामकिशोर कावरे के मुख्य आतिथ्य में आजीविका मिशन की महिला स्व सहायता समूहों को ऋण वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट बालाघाट के सभा हाल में आयोजित इस कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला पंचायत प्रधान रेखा बिसेन ने की। इस दौरान मंत्री कावरे के हाथों महिला समूहों को 9 करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के भोपाल में दिए गए संबोधन का सीधा प्रसारण भी दिखाया गया। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट बालाघाट के सभा हाल में आयोजित इस कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला पंचायत अध्यक्ष रेखा बिसेन ने की। इस दौरान मंत्री कावरे के हाथों महिला समूहों को 9 करोड़ रुपए के ऋण वितरित किए गए। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के भोपाल में दिए गए संबोधन का सीधा प्रसारण भी दिखाया गया। कार्यक्रम के दौरान मंत्री कावरे ने कहा कि समाज में पहले बेटी के जन्म पर खुशियां नहीं मनाई जाती थी। बेटी का जन्म होने पर परिवार में मायूसी छा जाती थी, लेकिन अब समय बदल गया है और बेटी के जन्म को अभिशाप न समझकर बेटी के जन्म पर परिवार में खुशियां मनाई जाती हैं। ये सब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए बनाई गई योजनाओं के कारण संभव हुआ है। मध्य प्रदेश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाया गया। बेटियों को स्कूल में पढ़ने के लिए गणवेश से लेकर साइकिल तक दी गई। लाडली लक्ष्मी योजना बनाई गई। उन्होंने कहा कि आजीविका मिशन के माध्यम से मध्य प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का अवसर प्रदान किया गया है। महिलाएं समूह बनाकर
रोजगार मूलक गतिविधियों से जुड़ रही हैं और अपने परिवार के लिए आय अर्जित कर रही हैं। स्व सहायता समूहों से जुड़कर महिलाओं में नए आत्मविश्वास का संचार हुआ है और वे संगठित हुई हैं। मंत्री कावरे ने कहा कि मध्य प्रदेश की सरकार महिला समूहों को सशक्त बनाने के लिए हर संभव मदद करेगी। आज बालाघाट जिले के समूहों को लगभग 9 करोड़ रुपए का ऋण प्रदान किया जा रहा है। समूह को दिए गए ऋण पर समूह की महिलाओं से मात्र 4% ही ब्याज लिया जाएगा। शेष ब्याज प्रदेश सरकार देगी। समूह से जुड़ी महिलाएं संगठित होकर रोजगार मूलक गतिविधियों को निरंतर आगे बढ़ाने का प्रयास करें। इस दौरान राज्य मंत्री कावरे ने कहा कि कोरोना संकट के दौरान आजीविका मिशन की महिलाओं ने बहुत अच्छा काम किया है। समूह की महिलाओं ने मास्क, सैनिटाइजर, साबुन बनाकर इस महामारी के संकट में अपना बहुमूल्य योगदान दिया है। लॉकडाउन के समय में भी आजीविका बाजार के माध्यम से जरूरी सामग्री की पूर्ति की गई। कार्यक्रम में जिला पंचायत प्रधान रेखा बिसेन ने कहा कि आजीविका मिशन से जुड़ने के बाद ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं में बहुत जागरूकता आई है। इस जागरूकता के कारण ही महिलाओं की पुरुषों पर आर्थिक निर्भरता कम हुई है। महिलाएं सशक्त बनकर आगे आ रही हैं। महिलाओं को संगठित होकर अपना कार्य आगे बढ़ाना होगा, जिससे वे निश्चित रूप से अपने लक्ष्य को हासिल करने में सफल होंगी। कार्यक्रम में जनपद पंचायत बालाघाट के प्रधान पूरनलाल ठाकरे, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी उमा माहेश्वरी, अपर कलेक्टर फ्रैंक नोबल ए, अग्रणी जिला प्रबंधक दिगंबर भोयर, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के जिला परियोजना प्रबंधक ओम प्रकाश बेदुआ, जनपद पंचायत बालाघाट मुख्य कार्यपालन अधिकारी गायत्री कुमार सारथी, बैंक अधिकारी और जिले के सभी विकास खंड से आई स्व सहायता समूहों की महिलाएं उपस्थित रहीं। आदिशक्ति मां भवानी के नवरात्रि पर्व को लेकर नगर के वार्ड नंबर 4 देवटोला निवासी हरिभाऊ बसेने के द्वारा देवी गीत मोरे अंगना पधारो महामाई रे एल्बम निकाला जा रहा है। इस एल्बम के गीत पर नृत्य की शूटिंग शहर से सटी ग्राम गोंगले की कृषि उपज मंडी में स्थित मां अन्नपूर्णा मंदिर परिसर में की गई। गौरतलब है कि देवी गीत एल्बम के निर्माता हरिभाऊ द्वारा पहली बार बालाघाट जिले के प्रमुख स्थलों की अपने गीतों के लिए शूटिंग की गई है। मोरे अंगना पधारो महामाई रे गीत की रिकॉर्डिंग राजलक्ष्मी स्टूडियो में की गई है। इस एल्बम के गीतों के लिए शूटिंग कृषि उपज मंडी में स्थित मां अन्नपूर्णा मंदिर के अलावा कायदी स्थित मां वैष्णो देवी मंदिर, बजरंग घाट, नगर मुख्यालय स्थित मां कालीपाठ मंदिर में भी की जाएगी। ग्राम गोंगले के मां अन्नपूर्णा मंदिर में शूटिंग के दौरान एल्बम के कलाकार और अन्नपूर्णा मंदिर के पदाधिकारी सहित अन्य ग्रामीण जन भी मौजूद रहे। देवी गीत एल्बम के निर्माता हरिभाऊ बसेने ने कहा कि मोरे अंगना पधारो महामाई रे के गीत की रिकॉर्डिंग की गई है। इस गीत के लिए मां अन्नपूर्णा मंदिर, कायदी वैष्णो देवी मंदिर, कालीपाठ मंदिर और बजरंग घाट की शूटिंग की जाएगी। जी हाँ, ये हमारा देवी गीत का है, मोरे अंगना पधारी महामाई रे। इस एल्बम का हम शूट करने यहाँ मां अन्नपूर्णा के दरबार में आए हुए हैं। और इस एल्बम की क्या खासियत है, कहाँ ऐसे शूट किए? हम इसका अभी यहाँ पर आए हैं पहले बार। इसके बाद हम जाएंगे कायदी माँ वैष्णो देवी के दरबार, फिर बजरंग घाट में और कालीपाठ मंदिर में। तो कौन सी संस्था के तहत ये एल्बम बनाया जा रहा है? ये राजलक्ष्मी स्टूडियो में गीत रिकॉर्डिंग हुआ है बालाघाट में गोंगले में। और इसके उपरांत आज यहाँ पर क्या कार्यक्रम आयोजन किए गए? बस सर, यहाँ पे शूट करने का है हमारा। ठीक। मां अन्नपूर्णा मंदिर समिति के पदाधिकारी विजय कोठारी ने कहा कि मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूर ग्राम गोंगलई कृषि उपज मंडी में मां अन्नपूर्णा मंदिर है। उन्होंने श्रद्धालुओं से आह्वान किया है कि मां अन्नपूर्णा के धाम पहुंचकर दर्शन कर जीवन को सफल बनाएं। मां अन्नपूर्णा से वे मनोकामना करते हैं कि कोरोना काल से संपूर्ण जगत को जल्द ही छुटकारा दिलाएं। मैच मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूर ग्राम गोंगलाई में कृषि उपज मंडी ग्राम गोंगलाई में मां अन्नपूर्णा धाम सभी भक्तों से, नगरवासियों से, जिलेवासियों से अनुरोध है कि एक बार मां भगवती के दर्शन प्राप्त करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। मां भगवती से हम ऐसी मनोकामना करते हैं कि इस कोरोना काल में जल्द से जल्द इस विपत्ति से संपूर्ण जगत को छुटकारा दिलाए। जय माता दी, जय भगवती।
कोरोना संक्रमण के बढ़ते मरीजों के बीच अब सरकारी अस्पताल में जांच क्षमता भी बढ़ाई गई है। बालाघाट जिले में अब रैपिड एंटीजन टेस्ट शुरू हो गया है। रैपिड टेस्ट के बाद लगभग आधे घंटे के भीतर ही मरीज की रिपोर्ट आ जाएगी। वहीं ट्रूनॉट मशीन से जांच एवं आईसीएमआर लैब में सैंपल भेजने की सुविधा भी है। टेस्टिंग अधिक होने से कम समय में ही संक्रमितों का पता चल सकेगा एवं उनका उपचार भी प्रारंभ हो पाएगा। कोरोना जांच रिपोर्ट के लिए अब अधिक इंतजार की आवश्यकता नहीं होगी। रैपिड एंटीजन टेस्ट जिला चिकित्सालय में प्रारंभ हो गया है, जिसके लिए राज्य सरकार द्वारा 750 किट उपलब्ध कराई गई है। अब जांच के लिए पहुंचने वालों को रैपिड टेस्ट से गुजरने के बाद लगभग आधे घंटे में ही रिपोर्ट मिल जाएगी। अगर मरीज पॉजिटिव पाया जाता है तो उसका तत्काल इलाज शुरू करने में मदद होगी। कोरोना मरीजों का पता लगाने के लिए टेस्टिंग प्रक्रिया में अब तक आईसीएमआर रिपोर्ट जो लगभग 1 दिन में मिल पाती है, इसके साथ ही ट्रूनॉट मशीन जिसमें भी 8 घंटे का समय लगता है। इन दोनों टेस्टिंग प्रणाली के साथ ही अब रैपिड एंटीजन टेस्ट की सुविधा भी होगी। रैपिड टेस्ट का लाभ है कि जांच के बाद मरीज के पॉजिटिव होने का पता कम समय में ही चल जाएगा। जिला चिकित्सालय में रैपिड टेस्ट प्रारंभ हो चुका है और इससे मरीजों की रिपोर्ट भी मिलने लगी है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे ने बताया कि RT-PCR जांच के लिए राज्य शासन ने छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज को बालाघाट के लिए अधिकृत किया है। साथ ही जिले के भीतर जांच प्रक्रिया में ट्रूनॉट मशीन भी काम कर रही है। वहीं अब रैपिड एंटीजन टेस्ट से जांच क्षमता बढ़ेगी, जिसमें 300 सैंपलिंग प्रतिदिन किए जाने की तैयारी है। कोरोना की जांच करने के लिए एक किट आई है, जिसमें कि क्या होता है कि व्यक्ति का नेजल स्वाब लिया जाता है। उसके बाद में उसमें एक डाइल्यूएंट रहता है, उसमें उसको मिलाया जाता है। मिलाने के बाद उसको थोड़ा देर हिलाने के बाद में उसकी एक जैसे मलेरिया वगैरह के लिए किट रहती है, तो उस प्रकार की किट में इसकी एक बूंद छोड़ी जाती है और इसके 10 से 15 मिनट के अंदर में इसकी रीडिंग देखी जाती है, तो उससे पॉजिटिव और नेगेटिव समझ में आ जाता है। तो बहुत जल्दी ये टेस्ट से पता लग जाता है। रैपिड एंटीजन टेस्ट की बात की जाए तो स्वास्थ्य विभाग के अनुसार यह टेस्ट सबसे तेज व आसान है। इस तकनीक में व्यक्ति की नाक से स्वाब का सैंपल लिया जाता है। यह किट मलेरिया या प्रेगनेंसी की जांच करने वाली किट की तरह ही है। स्वैब को एक छोटी परखनली में लेकर उसे 5 बार हिलाया जाता है। इसके बाद ड्रॉपर के जरिए एक ट्रे में जांचा जाएगा। इसकी रीडिंग से कोरोना के संक्रमण का पता लगता है। कोरोना जांच में लगने वाले अत्यधिक समय को देखते हुए रैपिड टेस्टिंग हो रही है। टेस्टिंग क्षमता को बढ़ाने के लिए आवश्यकता अनुसार टेस्टिंग किट की उपलब्धता के लिए स्वास्थ्य विभाग मांग कर सकता है। रिपोर्ट आ गई है और शाम तक और टेस्ट हो जाएंगे। हमारी योजना ये है कि हमको प्रतिदिन 300 टेस्ट करना है, तो जिसमें 150 टेस्ट हम RT-PCR में करेंगे, जिसके लिए क्या हमको छिंदवाड़ा लैब निर्धारित हुई है, वहाँ भेजेंगे और बाकी टेस्ट इसमें करेंगे, रैपिड टेस्ट में इसमें की जाएगी। सार्वजनिक दुर्गा उत्सव को लेकर कोरोना काल में माता रानी की मूर्तियां निर्माण को लेकर मूर्तिकार अब तक असमंजस में थे, लेकिन एक दिन पहले ही राज्य शासन की गाइडलाइन आने के बाद मूर्तिकार अब कार्यों में जुट गए हैं। प्रतिवर्ष वृहद स्वरूप में नजर आने वाली मूर्तियों का आकार 6 फीट तक रखे जाने की पाबंदी है। ऐसे में मूर्तिकार आर्थिक संकटों के बीच कैसे मूर्तियों का निर्माण कर पाएंगे, यह कठिन प्रश्न है। कोरोना काल में नियमों के आने की जितनी प्रतीक्षा मूर्तिकारों को थी, उतनी ही सार्वजनिक दुर्गा उत्सव समिति के पदाधिकारियों को भी रही है। यही वजह है कि गाइडलाइन आने के बाद से ही मूर्तिकारों के यहां दुर्गा उत्सव समितियों से जुड़े लोग पहुंचने लगे हैं और आस्थापूर्वक विराजित होने वाली माता रानी की प्रतिमाओं के ऑर्डर भी दिए जा रहे हैं। मूर्तिकारों को पहले गणेशोत्सव में बड़ी मूर्तियां बनाने पर पाबंदी थी, वहीं अब 6 फीट की मूर्तियां बनाई जाएंगी, तो इसे मूर्तिकार आर्थिक नुकसान बता रहे हैं, क्योंकि मूर्तियों के निर्माण के लिए उपयोगी वस्तुओं और साज सज्जा का सामान महंगा हो चुका है और लागत के अनुरूप उन्हें राशि नहीं मिल पाती है। साथ ही कई मूर्तिकार आर्थिक तंगी से जूझते हैं। मूर्तिकार शुभम पंडेल ने बताया कि अब तक वे माता रानी की 10 से 12 फीट की मूर्तियां बनाते आ रहे हैं, लेकिन वर्तमान में 6 फीट की मूर्ति बनाने की तैयारी कर ली है। सार्वजनिक दुर्गा उत्सव समिति से जुड़े लोग पहुंच रहे हैं और ऑर्डर दे रहे हैं, उसके अनुसार ही मूर्तियों का निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया है। ये बताइए कि राज्य सरकार ने जो है आदेश किया है कि 6 फीट की मूर्ति बनाई जाएगी। इसके पहले आप बड़ी मूर्ति बनाते थे तो अधिक लाभ होता था, अब क्या कुछ नुकसान होगा आपको? हाँ, नुकसान तो होंगे। पहले बनाते 10 फीट की, 12 फीट की, अभी समझ जाओ 6 फीट की मूर्ति जरूर है।
तो उसके पैसे भी नहीं मिल पाएंगे। कितना कुछ नुकसान होगा? नुकसान तो होता है बहुत महंगा। अभी फ़िलहाल में क्या कुछ मूर्तियों के ऑर्डर आपको मिले हैं? हाँ है ना, चार। अब बोलो। सार्वजनिक उत्सव, दुर्गा उत्सव समिति वगैरह के ऑर्डर मिल पाए हैं? जाने माने मूर्तिकार तरुण से चर्चा करने पर उन्होंने कहा कि अभी तक ऑर्डर आ रहे थे, लेकिन कितनी बड़ी मूर्तियां बनानी है ये स्पष्ट नहीं था। अब 6 फीट की मूर्तियां बनाना है तो कार्य प्रारंभ किया गया है। उन्होंने बताया कि मूर्ति निर्माण से जुड़ी आवश्यक और साज सज्जा की सामग्री महंगी हो गई है, जिससे मूर्तिकारों को उनकी मेहनत का उचित प्रतिफल नहीं मिल पाता है। लेकिन कलाकार अपनी कला को निखारने के साथ ही भक्तिभाव से जुड़ाव होने से प्रतिमाएं बनाते हैं, वरना मूर्ति निर्माण से उन्हें अधिक लाभ अर्जित नहीं होता है। शासन के तरफ से जो हाइट दी गई है वो तो पर्याप्त हाइट है। माता जी की मूर्ति 6 फीट की हाइट की मूर्तियाँ ज़्यादा शोभित लगती हैं। उससे छोटी यदि आदेश आता तो पंडालों में बैठाने का कोई औचित्य नहीं रहेगा था। ये प्रशासन की तरफ से हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने 6 फीट की हाइट के लिए हमको दे दिया है। तो इसमें हम अपनी कलाकारी उजागर कर सकते हैं और कलात्मक मूर्तियाँ बना के दिखा सकते हैं। पंडाल वाले अब जो आना चालू होंगे, अभी तक पंडाल में बैठाने वाले मूर्तियों को अभी तक रुके हुए थे कि प्रशासन क्या जवाब दे रहा है, क्या गाइडलाइंस आ रही है, उस हिसाब से वो लोग भी अभी तक रुके हुए थे। 2-3 लोग आए भी हैं, फ़ोटो भी देखे गए हैं, पर वो 6 फीट 6.5 फीट इस साइज़ की मूर्तियों के हिसाब से फ़ोटो थी। अभी मैं रोक के रखा था उन लोगों को, फिर मैं बोला कि अब गाइडलाइंस आ जाए उसके बाद अपन उसके मानक पर अपन तय करेंगे। नगर के वार्ड नंबर 24 में नगर पालिका द्वारा पक्की नाली का निर्माण कार्य किया जा रहा है, लेकिन ठेकेदार द्वारा नाली निर्माण का कार्य काफी धीमी गति से किया जा रहा है। इस मोहल्ले में पक्की सड़क की सुविधा नहीं होने व घरों के सामने ही नाली निर्माण कार्य अधूरा होने से लोगों को आवागमन में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वार्ड नंबर 24 के रहवासियों ने बताया कि ठेकेदार द्वारा काफी समय से पक्की नाली निर्माण के लिए नाली खोदी गई थी। अब नाली निर्माण का कार्य किया जा रहा है, जो 2 दिन काम करने के बाद काम बंद कर देता है, जिससे काम काफी धीमी गति से चल रहा है। निर्माण सामग्री भी ठेकेदार द्वारा रोड पर ही रख दी गई है, जिससे लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है। उन्होंने ठेकेदार से जल्द ही नाली निर्माण का कार्य पूर्ण करने कहा है। स्थानीय रहवासी किरण सोनेकर ने कहा कि वार्ड में पक्की नाली का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन ठेकेदार द्वारा काफी दिनों से धीमी गति से काम कराया जा रहा है। सड़क की हालत भी जर्जर है, जिससे नाली निर्माण होने से आने जाने में दिक्कत हो रही है। कब से काम चल रहा है, क्या काम चल रहा है यहाँ पर? 22 अगस्त से नालियाँ बन रही है। मैंने कहा एक नाली खोद के 1 महीना हो गया है, एक नाली खोद के बना करके तो उसने पूरी दोनों रोड को जाम करके। तो यहाँ भी नाली बन रही कि रोड बन रही? नाली ही बन रही है बस। नाली ही बन रही है। कब से ये इसका काम चालू हुआ था? इसका काम तो 22 अगस्त से खोद दिया गया है, पर इसको 1 तारीख से चालू किया गया है, तो अभी धीरे धीरे बन रही है। तो अभी वर्तमान में निर्माण हो रहा है कि नहीं? वर्तमान में आज तो 2। कासन जयतवार ने कहा कि अधूरे नाली निर्माण कार्य से आवागमन में दिक्कत हो रही है, इससे दुर्घटना भी हो सकती है। उन्होंने नाली निर्माण का कार्य शीघ्र पूर्ण करने की मांग की है। जारी है कि मैं जो अपने कमरा से बाहर नहीं निकल सकती, क्योंकि नाली फोड़े, इतनी मजबूत नाली फोड़ने के बाद में ना हम वहाँ, मेरा नाती आया वो भी गिर गया, मेरे हस्बैंड भी 2 बार बचाए वहाँ से, पैरालिसिस वाले हैं तो, और इतनी परेशानी जा रही है। उनको बोलो तो वो भी नहीं बोल रहे हैं, बनाएंगे धीरे से बनाएंगे, कोई खाने की चीज़ है क्या, ऐसा बोल रहे ठेकेदार। तो हम बोले तो उसको क्या बोले। तो आप क्या चाह रहे हैं, कैसा निर्माण होना चाहिए? पक्की नाली बना, नाली तो पक्की बन रही है, लेकिन तो जल्दी तो करना चाहिए ना, मतलब समय जल्दी बनाना चाहिए। यानी जल्दी बनाना चाहिए कि हमारा उतरने चढ़ने जाने, हमारी गाड़ी हम रोड पे रहती है, कभी चोर लिए कोई चोर करके ले गए तो भरेगा कि ठेकेदार है क्या नहीं, इसकी जिम्मेदारी लेगा। कुछ बोलो तो एकदम उठपटांग जैसे, मैडम को ऐसे बोले तो मैडम को ऐसे हाथ पकड़ के दूर कर दिया। वार्डवासी पूनम बिसेन ने कहा कि ठेकेदार द्वारा नाली निर्माण की सामग्री सड़क पर ही रख दी गई है, जिससे आने जाने में दिक्कत होती है। पक्की सड़क की भी सुविधा नहीं है, जिससे बारिश में कीचड़ हो जाता है। उन्होंने कहा कि निर्माण सामग्री सड़क से हटवाई जाए। नगर के वरिष्ठ मैकेनिक कैलाश गोयल जी अपने जमाने के एक जाने माने मैकेनिक हैं, जिन्हें विभिन्न तरह के वाहनों को सुधारने में महारत हासिल है। आज बाइक रिपेयरिंग, 2 व्हीलर, ऑटो पार्ट्स एवं इंजन ब्लॉक बोरिंग एसोसिएशन के द्वारा मैकेनिक गोयल का सम्मान कर एक नई परंपरा स्थापित की गई है। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश खनिज विकास निगम अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल प्रमुख रूप से मौजूद रहे।
इस अवसर पर विधायक जायसवाल ने कहा कि हर एक कार्य करने वालों का एसोसिएशन होना चाहिए, जिससे एसोसिएशन से जुड़े लोगों की समस्याएं सामने आती हैं और संगठन के माध्यम से क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि, अधिकारीगण आदि को समस्या से अवगत होने मिलता है। उन्होंने कहा कि संगठन में ही शक्ति होती है और संगठन अगर एकजुट हो तो बड़ी से बड़ी समस्या भी हल हो जाती है। जायसवाल ने कहा कि एसोसिएशन को उनका मार्गदर्शन हमेशा मिलता रहेगा। उनके हर सुख दुख में वह हमेशा शामिल रहेंगे और उनकी किसी भी तरह की कोई भी समस्या का समाधान करने का प्रयास करते रहेंगे। इस दौरान एसोसिएशन के द्वारा विधायक प्रदीप जायसवाल व वरिष्ठ मैकेनिक कैलाश गोयल को शॉल, श्रीफल व स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। सम्मान समारोह के दौरान वरिष्ठ मैकेनिक अंसार अली, एसोसिएशन अध्यक्ष बंशीलाल रेवेकर, सलाम खान, मकसूद मिस्त्री, कलाम मिस्त्री, बशीर, शब्बीर भाई, अफजल भाई सहित अन्य मौजूद रहे। और अब अंत में चलते चलते आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। दशहरा चल समारोह पर कोरोना का संकट, 56 वर्ष से हो रही अनोखी परंपरा का निर्वहन, आस्था का प्रतीक है महाराज का स्वरूप, विख्यात है बालाघाट का विजयदशमी पर्व, चल समारोह पर शासन की पाबंदी। नगर में बढ़ रहा कोरोना का कहर, शहर में एक साथ मिले 10 कोरोना पॉजिटिव, जिले में मिले कोरोना के 34 मरीज, अब तक 771 पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या। दुष्कर्म पीड़िता युवती ने किया चूहा मार दवा का सेवन, उपचार के दौरान अस्पताल में हुई युवती की मौत, आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, न्यायालय में पेश कर भेजा न्यायिक रिमांड पर जेल। तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।